नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज़्यादा अध्यापक रहते थे जो चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत जैसे देशों से आते थे। इस विश्वविद्यालय की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें और पांडुलिपियाँ थीं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी की नज़र पड़ी, जिसने इसे जलाकर ही नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा में इतनी किताबें और पांडुलिपियों के कारण 6 महीने तक नालंदा जलता रहा। यानी उस मूर्ख बख्तियार खिलजी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान पल भर में राख बन गया। पर कहते हैं ना, समय का पहिया कभी न कभी तो घूमता ही है। और आज 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में है, जो पटना से 90 किमी साउथ ईस्ट में और राजगीर से 16 किमी नॉर्थ में है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जिसे 5वीं सदी में गुप्त एम्पायर के कुमार गुप्त ने बनाया था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने के साथ ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के अलावा रहना और खाना पीना भी पूरी तरह निःशुल्क था। अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को नालंदा में प्रवेश मिल जाता था, और नालंदा में एडमिशन योग्यता के आधार पर दिया जाता था। और एक बार किसी को एडमिशन मिलने के बाद उसके लिए शिक्षा, रहना और खाना पीना सब कुछ निःशुल्क होता था। वही नालंदा में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अलावा 2,000 से ज़्यादा अध्यापक होते थे, जो भारत के साथ साथ चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया जैसे देशों से आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था, क्योंकि नालंदा में एक पुस्तकालय था जिसे धर्मगुंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का खजाना। और इस धर्मगुंज लाइब्रेरी में 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें और पांडुलिपियाँ थी, जो 9 मंजिला थी, जिसमें 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदी और रतन सागर। यानी नालंदा सच में ज्ञान का ही भंडार था। नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, योगा, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, सर्जरी जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था, जिसकी आज कल्पना करना भी असंभव है। वही नालंदा विश्वविद्यालय में सम्राट हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु जैसे महान विद्वानों ने पढ़ाई की। नालंदा विश्वविद्यालय के कई आचार्य थे, जैसे शीलभद्र, चंद्रपाल, गुणमती, स्त्रमती आदि। नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश लेने के लिए एक मुख्य द्वार होता था। नॉर्थ से साउथ की ओर लगातार मठ बने हुए थे, जिसके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे, और भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी थी। 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे जहां विद्यार्थी रहते थे, जिसमें से अभी खुदाई में सिर्फ 13 ही मिले हैं। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना था। नालंदा आज भले ही खंडर है, लेकिन नालंदा ने जिस भव्यता को छुआ, जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, इसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नालंदा की महानता आज भी उसकी दीवारें बयान करती है, जिसकी वजह से देश विदेश से लाखों लोग नालंदा के अवशेषों को देखने आते हैं। सबसे खास बात यह थी कि इस विश्वविद्यालय में कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था। यानी अध्यापकों के साथ साथ छात्र भी अपनी राय रखते थे। 7वीं शताब्दी में हेनसांग नालंदा आए, और इन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में नालंदा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। हेनसांग आए तो खुद अध्ययन करने थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में काम किया। 647 ईस्वी में हेनसांग वापस चीन गए, तो ये अपने साथ कई ग्रंथ को लेकर गए। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया, जिसमें पहले 2 हमलों के बाद नालंदा को फिर से बनाकर तैयार कर दिया गया। लेकिन आखिरी हमला ऐसा था जिसके बाद नालंदा एक इतिहास बनकर रह गया। जो नालंदा का नाम देश विदेशों में था, उसे एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया।
फिर ज्ञान के इस क्षेत्र में एक ऐसा अंधकार फैला जिसे हमें दोबारा खड़ा करने के लिए 8 शताब्दियाँ लग गई। देखो, नालंदा पर पहला हमला उन्होंने मिहिर कुल के नेतृत्व में किया था। हुण जो सेंट्रल एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थी, इन्होंने नालंदा पर हमला किया, लेकिन बाद में गुप्त एम्पायर के सम्राट स्कंदगुप्त ने इन्हें फिर से बनाया ही नहीं बल्कि पहले से बड़ा और मजबूत बनाया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में गोदास ने किया था। कई हिस्टोरियन कहते हैं कि हर्षवर्धन और गोदास के बीच संघर्ष हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए नालंदा पर हमला किया गया और इस हमले में ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ और सम्राट हर्षवर्धन ने इसे फिर से बनाया। नालंदा पर तीसरा हमला, जो आखिरी हमला था, जिसने न सिर्फ नालंदा बल्कि विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और यह भारत के लिए इतना बड़ा झटका था कि जिसे भारत कभी नहीं भूल पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पहले भारत में पढ़ने के लिए विद्यार्थी दूसरे देशों से आया करते थे, जबकि आज इसका उल्टा है। आज भारत से लाखों स्टूडेंट दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नालंदा के तीसरे और आखिरी हमले की। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इस युद्ध को भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। इसके बाद कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में हरा दिया, जिससे इन्होंने उत्तर भारत में हाहाकार मचा दिया। जगह जगह छापे मारे जाने लगे, मंदिर तोड़े गए और इसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने बनारस से आगे निकलकर पूर्व में छापे मारे और इन्होंने उस समय के बंगाल के सेन साम्राज्य के लक्ष्मण सेन को हराया। और यह वही समय था जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। पर सवाल है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया, तब उसके हकीमों ने बहुत इलाज किया, लेकिन फिर भी उसकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। और फिर बख्तियार खिलजी की ऐसी हालत को देखकर किसी ने सलाह दी कि वे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य श्री राहुल भद्र से इलाज करवाए, लेकिन बख्तियार खिलजी ने आचार्य श्री राहुल भद्र से इलाज करवाने से मना कर दिया, क्योंकि बख्तियार खिलजी अपने हकीमों को ज़्यादा काबिल समझता था। लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो बख्तियार खिलजी ने सोचा एक बार आचार्य राहुल भद्र को बुलाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि अब तक उनका इलाज हकीम करते आ रहे थे, उससे कोई सुधार नहीं हुआ था। जब आचार्य श्री राहुल भद्र आए तो बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो आपकी दी गई दवा को नहीं खाएगा, फिर भी मुझे ठीक करके बताओ। तब आचार्य श्री राहुल भद्र ने बख्तियार खिलजी को कुरान दी, जिसे पढ़ने को कहा। तो जैसे जैसे बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ता गया, वैसे दिनों दिन उसकी सेहत में सुधार होता गया। बाद में बख्तियार खिलजी एकदम ठीक हो गया, लेकिन वो परेशान रहने लगा कि इन लोगों के पास हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। तब बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के स्रोत को ख़त्म करने का सोचा, जिसके बाद अपनी सेना लेकर नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा और इसे नष्ट करने का आदेश दिया। भला इन तुर्कों के सामने बौद्ध भिक्षु कितनी देर टिक पाते। ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु को मार दिया गया और कुछ ही लोग अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। और फिर नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा देता है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ये आग 6 महीने तक जलती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि नालंदा 6 महीने तक जलता रहा, ये असंभव है। इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्योंकि 6 महीनों का समय बहुत होता है। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि उस समय आज की तरह कागज नहीं होता था। उसकी जगह पांडुलिपियाँ होती थी और उस पर लिखा जाता था, और वो लकड़ी की होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि नालंदा को फिर से बनाकर तैयार क्यों नहीं किया गया था, जैसा कि पहले हुआ था। दरअसल फिर से बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और बाद में नालंदा को खंडर बनकर खामोश तो होना ही था। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका, उसने नालंदा के अलावा विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा जैसे विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। यानी सिर्फ एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण हजारों वर्षों का ज्ञान पल भर में राख में बदल गया। फिर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नालंदा की फिर से खोज की। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा को फिर से बनाने की बात कही। 2010 में संसद में एक्ट पास हुआ। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 19 जून को नए नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन हुआ। आज भले ही इस विश्वविद्यालय के ज्ञान का भंडार हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो बेशकीमती पुस्तकालय को जलाकर राख कर दिया गया, जिससे हजारों वर्षों का ज्ञान बस इतिहास बनकर रह गया। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एक बार फिर से इस विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया।